देखेंगे the substance which when placed in a which when placed in a external magnetic field get strongly magnetized in the direction of applied field या external field, in the direction of applied field are called ferromagnetic material. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों मैग्नेटाइज्ड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, लेकिन डायमैग्नेटिक जो होता है मैग्नेटाइज्ड बट इन अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है डायमैग्नेटिक में वो वीक होता है, इवन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स से भी कम होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में एक्सटर्नल फील्ड से अधिक होता है, क्या कि मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शन में होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ससेप्टिबिलिटी जो होता है पॉजिटिव तो होता ही है एंड लार्ज होता है। टेन टू द पावर 3 to 10 to the power minus 5। डायमैग्नेटिक में देखे होंगे निगेटिव पावर था। and varies with temperature as इसी आप समझ रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक में। सी कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है केल्विन में है। अगर आप ये देखोगे 1 ससेप्टिबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो अगर y एक्सिस पे हम इसको रेसिप्रोकल ऑफ ससेप्टिबिलिटी को रखें
तो ये TC है, स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर इसको y मान लोगे तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x होगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगा। लिखेंगे where TC is a constant, where TC is a constant depends on the nature of the material, depends on the nature of material and is known as Curie temperature. पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, it is the temperature at which ब्रैकेट में लिखोगे और above it the ferromagnetic substance is converted into paramagnetic substance. एक एग्जांपल के लिए फॉर आयरन TC होता है 1073 केल्विन। ये 43 होगा, 1043। अगर डिग्री C में करोगे तो कितना आएगा? 770 डिग्री C। आप जानते हैं Fe निकेल कोबाल्ट और इसका सम कुछ Ly, ये सब क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इस टेम्परेचर पे आयरन जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा μr जो होगा सेकेंड में, μr होता है, आपको पता है, तो ये काफी लार्ज होता है, तो μr जो हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक के लिए 1 से काफी अधिक हो जाएगा। μr 1 से अधिक होगा, इसका मतलब है नेट बी फील्ड जो है अप्लाइड बी फील्ड से क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड, यह है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द सब्सटेंस आर, थर्ड पॉइंट, द सब्सटेंस आर strongly magnetized even a weak magnetic field is applied. Even a weak magnetic field स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड भी अगर रखते हैं ना तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है। फोर्थ में देखिए ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? I/H होता है और ससेप्टिबिलिटी तो 1 से अधिक होता है।
तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी से अधिक होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी या I वर्सेस H का कर्व कैसा होता है? ये अगर I है, ये H है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, और निगेटिव होता है इसीलिए यहां होता है। ये डायमैग्नेटिक का है। पैरामैग्नेटिक का फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन, मतलब I वर्सेस H डायमैग्नेटिक और पारा का लीनियर होता है, लेकिन यहां पे देखोगे लीनियर नहीं होता है, नॉन लीनियर होता है। और यही कारण है जो हिस्टैरिसीस शो करता है। यहां पे लिखोगे फोर्थ में, इसका जो ग्राफ होता है ये I है, ये H। ये किस चीज को इंडिकेट करता है उस चीज को जरा समझिएगा। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। जब H का वैल्यू हम 0 से बढ़ाते हैं, यहां पे पहुंचते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होने का मतलब ये हुआ, अगर हम बी फील्ड में इसको रखते हैं तो इसका हर एक डायपोल मोमेंट जो है बी फील्ड के अलोंग हो जाता है। जब सभी इनिशियली रैंडमली ओरिएंटेड होता है, लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसका डायपोल मोमेंट जो है अब ये 100% मैग्नेटाइज्ड हो गया। अब अगर आप H को बढ़ाओ या B को बढ़ाओ, B एक्चुअली क्या होता है, B इक्वल टू होता है म्यू नॉट H। म्यू नॉट H और H क्या होता है, NI। मतलब सोलेनॉइड B इक्वल टू होता है म्यू नॉट NI। इसी तो I को अगर बढ़ाओगे तो बी फील्ड बढ़ेगा। बी फील्ड अगर बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट जो है, ये जो डायपोल मोमेंट है इस पे टॉर्क लगता है म्यू क्रॉस बी। बी बढ़ रहा है तो ये अल्टीमेटली एक्सटर्नल अप्लाइड बी फील्ड के अलोंग हो जाता है और ये 100% मैग्नेटाइज हो गया। अब H को बढ़ाओ या B को बढ़ाओ, इससे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन हो ही नहीं सकता है। इससे अब बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। इससे ज्यादा आप मैग्नेटाइज कर ही नहीं सकते। अब देखो, अब होता है क्या, 0 से हम HS तक गए, सैचुरेशन को बताता है, सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए। अब अगर हम H को कम करते हैं तो पाथ को रिट्रेस नहीं करता है। वो आप लोग अभी फिगर नहीं बनाना, इतना तक ही फिगर बनाओगे। अब जो है बाद में देखेंगे आप लोग इस चीज को। ये पाथ रिट्रेस नहीं करता है बल्कि डिफरेंट पाथ से आता है। कहने का मतलब यह है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा अभी। अगर हम HS से 0 की तरफ आते हैं, 0 का मतलब करंट को 0 कर दिए। HS को 0 करने का मतलब क्या हो गया, करंट को 0 कर दिए। करंट को अगर हम 0 कर भी दिए
तो अभी भी इतना मैग्नेटाइजेशन है, मतलब मटेरियल अभी भी मैग्नेटाइज्ड है, इतना मैग्नेटाइज्ड। अब देखिए, अब अगर हम HS को 0 के इधर ले जाते हैं, मतलब निगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, करंट को अब अपोजिट डायरेक्शन में हम कर दिए। पहले सोलेनॉइड में अगर क्लॉकवाइज था, अब एंटी क्लॉकवाइज कर दिए। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो H रिवर्स हो जाएगा। H को रिवर्स करने के बाद यहां पे आकर के देखिए, जो I का वैल्यू यहां पे 0 हो जाता है। तो देखिए, H को या B को, H को कीजिए या B को 0 कीजिए या करंट को 0 कीजिए, तब जो उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच जाता है उसको कहते हैं रिटेंटिविटी। ये डिस्टेंस जो है इसको कहता है, और ये है रिवर्स मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट व्हिच I इक्वल टू 0, इसको कहते हैं कोएर्सिविटी। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? हाँ, कोएर्सिविटी, और ये कहलाता है। तो जिस पाथ से गया उस पाथ से नहीं लौटता है, लेकिन और सब में सब उसी पाथ से लौटता है। तो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लूप को ओबे नहीं करता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो जब मैग्नेटाइज होता है तो नॉन लिनियरली होता है, और रिट्रेस होता है तो डिफरेंट पाथ से होता है। तो इसी को कहते हैं लैग बिहाइंड ऑफ I बिहाइंड H। हाँ, इसी को कहते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। तो खैर, आप यहां तक बना लिए हैं। तो I वर्सेस H क्या लीनियर है? इससे पहले डायमैग्नेटिक और पैरा में क्या होता था? लीनियर होता था। लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसी कर्व में, इसी का डिस्क्रिप्शन है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ब्रैकेट में लिखिएगा, और सिंपली मैग्नेटाइजेशन, और सिंपली मैग्नेटाइजेशन is very large, positive, and varies non-linearly with magnetic intensity ब्रैकेट में लिखिएगा H, और H इक्वल टू लिख लीजिए Ni। सुपर कंडक्टिविटी क्या है? 30। नियरली कहाँ पढ़े थे? ना हम पढ़ाते हैं A, आप बोलते हो B, C, D। कौन सब्सटेंस डायमैग्नेटिक पारा फेरो में सुपर कंडक्टिविटी सोर्स करता है? अगर हमको लगता है 3-4 क्वेश्चन अगर हम पूछ देंगे तो तुम्हारा नेल सब निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि नेल जो है वो कटिंग करना शुरू कर देता है। 1-2 ठो वहां पे नेल कटर लटका देते हैं। जब जिसको इच्छा होगा जाके बजा देगा 2 बार। आप लोगों को याद है? किसको याद है? हाथ उठाइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा।
फिफ्थ पॉइंट, लिखेंगे इन कॉन्ट्रास्ट टू डाई एंड पारा, in contrast to dye and para, ferromagnetic materials can have net magnetization, even in the absence of external magnetic field. Even in the absence of an external magnetic field, and are always crystalline solids. As for example, Fe, cobalt, nickel, and कुछ एलॉयज होता है क्रोमियम ऑक्साइड एंड Fe3O4, CrO2 and Fe3O4. पैरामैग्नेटिक में डायपोल ईच एटम का होता है लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड होता है, जिसके चलते नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन इसमें इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ रहता ही है, जीरो नहीं होता है। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहे हैं लिखिएगा, these dipole moments are organized in terms of domains. डोमेन के अंदर नीचे में अंडरलाइन कीजिएगा, in terms of domains. The size of domain vary from 10 to the power minus 6 centimeter cube to 10 to the power minus 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब इतने छोटे छोटे डोमेन में रहता है। मान लीजिए ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें जो डोमेन होता है ईच को डोमेन कहते हैं, ईच को डोमेन कहते हैं। और डोमेन का साइज यहां से लेकर के यहां तक होता है। बना लीजिए इस फिगर को, कोई भी जिग जैग मतलब देख लीजिए किस तरह का स्ट्रक्चर है।
डायपोल मोमेंट, एक डोमेन में इतना एटम्स होता है, इतना एटम्स होगा तो इतना डायपोल मोमेंट भी होगा, और इतना डायपोल मोमेंट का एक रिजल्टेंट दिखाया गया है। समझ में आई बात? ये एक ही डायपोल नहीं है, वो इतने का रिजल्टेंट का एक डोमेन में दिखाया गया है डायपोल मोमेंट। तो लिखेंगे आप, each domain has atoms from 10 to the power 17 to 10 to the power 21 whose magnetic moments are aligned in the same direction. अब लिखेंगे, लिख लिए? एक लाइन और लिख लो। In an unmagnetized ferromagnetic substance, the domain are oriented randomly. The domain are oriented randomly so that their resultant magnetic moments is zero. Domain are oriented randomly so that their resultant magnetic moments is zero. अब देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अप्लाइड वी फील्ड है, लेकिन ये स्मॉल है। ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा और ये इसको कैंसिल करेगा, लेकिन मान लो ये 10 है, ये 2 है, तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इधर होगा। ये जब स्मॉल हुआ, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड जब स्मॉल है तब ये हुआ, लेकिन जब लार्ज मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं तो मोमेंट्स इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाता है। मतलब ये हो गया, सब जो है डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में आ गया, तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो गया, ये वीकली मैग्नेटाइज्ड हुआ। चलो नोट करो, हिस्टैरिसीस कर्व्स लिखेंगे, ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, only ferromagnetic material so
show magnetic hysteresis, shows magnetic hysteresis. वाई एक्सिस पे आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यह है H इक्वल टू एन आई होता है। ये आई करंट है, एक मिनट रुको, कंफ्यूजन ना हो, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, यहाँ ये करंट है, और यहाँ पे लिख लो B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, और एन आई को ही H कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये लिखने का मतलब है एक्स एक्सिस पे H नहीं दिखा करके B भी दिखा सकते हो, समझ रहे हैं आप? H नहीं दिखा करके B भी दिखा सकते हो। हिस्टैरिसीस कर्व जो है या लूप जो है सिर्फ एरोमैग्नेटिक ही मटेरियल शोज करता है। दूसरी बात है I वर्सेस H कर्व कैसा होता है, लीनियर या नॉन लीनियर? H को बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे आकर के एक्स एक्सिस के पैरेलल होने लगेगा। पैरेलल होने का मतलब है कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड हो गया। ये HS है, ये IS। अब अगर हम फिर इसको डिक्रीज कराने लगेंगे, डिक्रीज करके 0 आएंगे तो यहाँ तक आएंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे। अब H को रिवर्स करेंगे, एक मिनट उस समय जो है जब सही ये थोड़ा ज्यादा ही सही हो गया ना, ये थोड़ा सा ये देखिए ये सेम पाथ से नहीं लौटता है। इलास्टिसिटी में भी आप देखोगे रबर का जो आप कर्व बनाओगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, तो सेम पाथ से रिट्रेस, तो वहां पर भी हिस्टैरिसीस होता है। तो आप लिखेंगे द फेनोमेनन ऑफ लैगिंग ऑफ lag LAGG lagging of intensity of magnetization, लैंग्वेज में लिखिएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन behind the magnetic intensity behind the magnetic intensity is called
hysteresis. The lagging of I behind the intensity of behind the magnetic intensity is called hysteresis. लिखेंगे आप. When there is no externally applied field, when there is no applied field लिखो, extra एक ही बात है. When there is no applied field, the domain magnetization are randomly oriented. The domain magnetization are randomly oriented. आप देखे थे ना, बड़ा वाला जो फिगर बनाए थे, बी फील्ड नहीं था तो रैंडमली ओरिएंटेड था, उसके चलते नेट बी फील्ड क्या होगा? 0 होगा. और स्मॉल देंगे तब कैसा होगा, लार्ज देंगे तब कैसा होगा. तो जब h का वैल्यू ये करते हैं, मतलब लार्ज, तो टोटल जो है अलाइन कर जाता है एक डायरेक्शन. उसके बाद लिखें व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज इंक्रीज्ड, ब्रैकेट में लिखेंगे अप टू बी नॉट, बी नॉट एक्स से कैसे रिलेटेड है आप समझ रहे हो. बी कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग करंट, बाय इंक्रीजिंग सोलेनोइड है, आप करंट को बढ़ा दो तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब है कि एच बढ़ जाएगा. समझ में आ रही है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई लिखेंगे. क्या कि आप जानते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको. तो क्या होगा? एच इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा. लेकिन आप जानते हो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नॉन लिनियरली इंक्रीज करता है. आई वर्सेस एच जो है नॉन लिनियरली इंक्रीज करता है. तो लिखोगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस बट नॉट लिनियरली. Not linearly, while a point A is eventually reached out at which nearly all the magnetic moments in the material align parallel to the magnetic field, align parallel to the external magnetic field. डोमेन में देखे थे ना, याद है ना, जब आप मतलब स्ट्रॉन्ग भी फील्ड आप रखते हो, है ना, तो हर ये बी नॉट का डायरेक्शन अगर ये है तो मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है इसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है. इसका मतलब ये 100% मैग्नेटाइज्ड हो गया. दिस कंडीशन इज कॉल्ड
the saturation magnetization. This situation is called, condition is called, this condition is called saturation magnetization. अब इससे अधिक सैचुरेट हो गया, अब इससे अधिक मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है। उसके बाद लिखिए, इफ I is plotted against H, if I is plotted against H, a curve like OA in the above figure, या in the hysteresis curve, ब्रैकेट में उसको डाल दीजिएगा, एक कर्व लाइक OA, उसके बाद ब्रैकेट में दीजिए इज ऑब्टेन्ड, दिस कर्व इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन कर्व, दिस कर्व इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन कर्व। At this stage, all the dipoles are aligned. All the dipoles are aligned, and I has reached to a maximum value. All the dipoles are aligned, and vector I has reached to a maximum value और सैचुरेशन वैल्यू। ये O से A तक का हिस्ट्री हुआ। O से A के हिस्ट्री में एक पॉइंट A आया जहां पे इस तरह का व्यवस्था होता है, ऑल द डायपोल्स आर अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द सब्सटेंस इज सैचुरेटेड। नाउ इट इज हाईली मैग्नेटाइज्ड। If further H is increased, no increase in the intensity of magnetization. अब हम क्या करेंगे, जहां से H को डिक्रीज कराना शुरू करेंगे, लिखेंगे if magnetic intensity vector H, if magnetic intensity vector H is not decreased, the I does not return। एक मिनट सुन लीजिए आप लोग, नया एनसीईआरटी में तो ये दिया ही नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है न, आपको इंजीनियरिंग मेडिकल में तो आएगा, 12th में भले हो सकता है, लेकिन हमको लगता है हटा तो दिया है, लेकिन क्वेश्चंस आ सकते हैं। काहे कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ रहे हो तो ये सब चीज का कहीं मिक्स हो जाएगा। जैसे इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन को सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं, जहां इंटरफेरेंस होगा वहां डिफ्रैक्शन होगा ही। अब हो सकता है डिफ्रैक्शन को हटा दे सिलेबस से, इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए कहे, जैसे अगर रे ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है तो वहां पे तीनों फेनोमेना होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है तो हम रिफ्लेक्शन पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, जब रिफ्लेक्शन में जाते हैं तो रिफ्लेक्शन की चर्चा नहीं करते हैं, रिफ्रैक्शन की चर्चा करते हैं, लेकिन फेनोमेना तो साइमल्टेनियसली होता है। तो एनसीईआरटी में बनाने वाले विद्वान लोग सब बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं और पता नहीं कहां से विद्वान सब आ गए हैं। मोशन 11th में मोशन है, रेफरेंस फ्रेम को हटा दिया, जबकि मोशन की कल्पना हो ही नहीं सकती है विदाउट रेफरेंस फ्रेम, कल्पना भी नहीं हो सकती। तो क्या करें, आगे बढ़ें और कुछ नहीं कर सकते हैं, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना होगा। लेकिन हम लोग तो बिना
पढ़ाना है, मतलब एक तरह से जो ये है तो मैं जोर से नहीं बोल सकता, हाँ एक तरफ से इतना बेवकूफ बना रहा है। If the magnetic intensity vector H is now decreased, the I does not return, the vector I does not return along the magnetization curve, along the magnetization curve, यानी AO से रिटर्न नहीं होता है, but follows the path AB. अब देखो, हम H को घटाना शुरू करते हैं तो जब H 0 होता है तो I का वैल्यू क्या होता है, ये होता है ना, OB के इक्वल होता है उसका लेंथ, मतलब जब when H equal to 0, I is not equal to 0, I का वैल्यू किसके इक्वल होता है, OB के लेंथ के इक्वल होता है, ये लेंथ नहीं है, ये I का वैल्यू है, लिख लीजिए इसको, when H is 0, I is not equal to 0. इसका जो वैल्यू हो है ना, I S के काफी करीब होता है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, लेकिन ये B पॉइंट जो है I S के बहुत करीब होता है। अगर रियल स्केल पे ग्राफ को करोगे तो ये B पॉइंट I S के लिटिल बिट कम होगा, तो लिखेंगे बट इट्स वैल्यू इज still near, but its value is still near saturated value. The value of I at this point, the value of I at this point, लिखोगे that is OB, that is OB, is known as retentivity. Is known as retentivity. ये जो OB है, ये जो OB है, इसको क्या कहेंगे, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब क्या है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, H को 0 कर देने के बाद भी जो उसमें मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, अभी हम कोई करंट नहीं दे रहे हैं, फिर भी उसमें मैग्नेटाइजेशन है, तो लिखोगे ब्रैकेट में दैट इज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, that is residual magnetism even after H equal to 0. Even, that is residual magnetism even after H equal to 0. यहाँ पे स्टार दे करके लिखो रिटेंटिविटी। वो बी को हम BR मान रहे हैं, बता रहे हैं, लिखेंगे रिटेंटिविटी को डिफाइन कर रहे हैं, लिखेंगे इट इज ए मेजर ऑफ द, it is the measure of the magnetic field remaining in the ferromagnetic substance when magnetic intensity vector H is
0, वेक्टर h इज 0, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और वेक्टर h इज रिमूव्ड। अब देखिए, जब यहां से हम अब h को रिवर्स करना शुरू करेंगे, इधर नेगेटिव आ रहा है ना, h नेगेटिव होगा, मतलब जब रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम एस्टैब्लिश करते हैं तो B का वैल्यू क्या होता है, घटते 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 यहां पे आके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो H का वह वैल्यू, ए निगेटिव फील्ड इज रिक्वायर्ड। निगेटिव फील्ड इज रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, I को रिवर्स कर दिए, नाउ द डायरेक्शन ऑफ I इज रिवर्स। लिखेंगे उसके बाद, द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, the value of reverse magnetizing field required to reduce the intensity of magnetization to reduce intensity of magnetization I to becomes 0 is known as coercivity। तो coercivity ये हुआ, ये हुआ OC। हाँ, मतलब ये है H का वैल्यू at C when I equal to 0, the value of reverse magnetizing field at which I should be equal to 0। समझ में आई? तो ये जो लेंथ है OC, इसको हम कहेंगे कोएर्सिविटी, जहां पे I 0 हो गया, बट देखेंगे उस वाली। अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं, इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। अगेन हम लोग यहां तक H को बढ़ाते हैं, रिवर्स करने जाते हैं, H को रिवर्स यहां तक करेंगे तो फिर अगेन सैचुरेशन आ जाएगा। अब नेगेटिव डायरेक्शन में भी इससे ज्यादा सैचुरेशन, फिर H को बढ़ाएंगे, तो H को बढ़ाएंगे फिर तो इस तरह से कर्व मूव करेगा। तो लिखो, if the reverse field is further increased, a reverse magnetization is set up. If the reverse field is further increased, a reverse magnetization is set up which quickly reach the saturation value, This is known as CD. This is known as CD.
उसके बाद लिखिएगा if h is now taken, if vector h is now taken back from its negative saturation value, if h is now taken back from its saturation value, from its negative saturation value to its original positive saturation value, a similar curve DEFA will be traced. DEFA will be traced. The whole graph A, B, C, D, E, F, A. The whole graph A, B, C, D, E, F, A thus formed a closed loop. Usually known as hysteresis loop. उसके बाद लिखेंगे लास्ट ये है द एनर्जी लॉस्ट। देखो एक बार मैग्नेटाइजेशन होता है, दूसरे बार डीमैग्नेटाइजेशन होता है, फिर मैग्नेटाइजेशन होता है। तो इसमें कुछ एनर्जी मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी का लॉस होता है। आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तो वहां पर भी होता है। ट्रांसफार्मर में भी बहुत तरह का लॉस आता है, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। हाँ, वो एडी करंट के चलते उसको क्या कहते हैं? एडी करंट के चलते जो लॉस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आयरन लॉस। कॉपर लॉस, क्वाइलिंग में तो कॉपर होता है ना, उसमें करंट फ्लो होता है, तो उसमें जो लॉस होता है उसको कहते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट, जूल हीट लॉस। लेकिन उसका जो मटेरियल होता है वो सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है, उसमें एडी करंट फॉर्म होता है। एक होता है फ्लक्स लॉस, एक होता है लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेट। अल्टरनेटिंग करंट है ना, ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट में है, तो एक बार मैग्नेटाइजेशन, दूसरी बार डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, तो ये सब उसका लॉस। हाँ, लिखेंगे द एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, the energy lost per unit volume of a substance in a complete cycle is equal to its area. मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन कंप्लीट साइकिल energy lost per unit volume per cycle, ये क्या बताता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जिसका एरिया जितना अधिक होगा, एनर्जी
लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल उतना ही अधिक होगा। अब लिखेंगे आप सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब एक चीज मैं आपको बताऊं यहीं पे, पहले एक चीज देखिएगा, एरिया जितना अधिक होगा लॉस भी उतना अधिक होगा। अब आप समझना, मैं इसी के पैरेलल एक ग्राफ बना रहा हूं, I वर्सेस H। अब देखो, इसका ये लेंथ और इसका ये लेंथ, पहले बताओ एरिया किसका कम है? इसका कम है, तो इसका लॉस कम होगा। दूसरी बात, इसका रिटेंटिविटी कम है कि इसका? इसका कम है। कोएर्सिविटी किसका कम है? फर्स्ट वाले का। तो इसका रिटेंटिविटी भी स्मॉल है। अभी मत लिखना तुम लोग, रिटेंटिविटी भी स्मॉल है और कोएर्सिविटी भी स्मॉल। ये होता है सॉफ्ट आयरन का, आप लोग अभी मत लिखें। और ये होता है स्टील का। सॉफ्ट आयरन कोर से इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, लेकिन इससे परमानेंट मैग्नेट बनता है। अभी मत लिखो, मैं लिखा रहा हूं, उसके बाद फिगर बना लेना। लिखोगे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, लिखेंगे आर दोज मटेरियल्स, are those materials that are easily magnetized, and demagnetized। ये आसानी से मैग्नेटाइजेशन भी हो जाता है, लेकिन डीमैग्नेटाइज भी होता है। मतलब सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन का रख दो मटेरियल तो तुरंत मैग्नेटाइज भी हो जाएगा, 4 घंटा रख दो तो डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा, प्रॉपर्टी खो देगा। उसके बाद लिखेंगे आप दीज मटेरियल्स हैव, इसका एरिया कम है तो लॉस भी कम होगा। लॉस भी क्या होगा? लॉस भी मिनिमम होगा। हाँ, दीज मटेरियल्स हैव, ए में लिखो लो रिटेंटिविटी, बी में लिखिए लो कोएर्सिविटी, सी में लिखिए एंड ए स्मॉल हिस्टैरिसीस लॉस, और एक पॉइंट लिख लीजिए स्टार दे करके, इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड कोर ऑफ ट्रांसफार्मर ठीक है। इस फिगर को बनाना है, दोनों को अभी नहीं, मुझे लिखाने दीजिए, उसके बाद इस दोनों को एक साथ बनाएंगे और एक साथ लिखेंगे, तब समझ में आएगी। उसके बाद लिखेंगे हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस
हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिखिए स्टील, हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस ब्रैकेट में स्टील लिखिए, आर दोज मैग्नेटिक मटेरियल which retain their magnetism in absence of magnetic field and also known as permanent magnets. These materials have फर्स्ट में लिखिए लार्ज रिटेंटिविटी, ब्रैकेट में लिखिएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, सेकेंड में लिखिएगा लार्ज कोएर्सिविटी, इसमें ब्रैकेट में लिखिएगा लार्ज वैल्यू ऑफ एच बट इन अपोजिट डायरेक्शन, थर्ड में लिखिएगा लार्ज एनर्जी लॉस, स्टार देख करके लिखिएगा सुटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट, अब इस दोनों को लिख लीजिए, ये सॉफ्ट आयरन है, ये स्टील है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है इससे, और क्या बनाया जाता है कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, और लॉस भी जो होगा स्मॉल होगा, कि एरिया स्मॉल है, परमानेंट मैग्नेट large retentivity, large coercivity, large loss, large loss of energy,